2 जुलाई 1995 की रात एक ऐसी रात जब एक महिला की हत्या करके उसे तंदूर में जलाया गया। आखिर क्यों उसे तंदूर में जलाया गया? दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो तंदूर कांड से जुड़ी हुई है। ये कहानी काफी पुरानी है, नैना साहनी की। आज मैं आपको नैना साहनी के बारे में बताऊंगी। ये दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसी दौरान इन्हें सुशील शर्मा से प्यार हो जाता है। काफी समय तक इनके ताल्लुक एक फ्रेंडशिप में रहते हैं। उसके बाद इनकी फ्रेंडशिप इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। नैना साहनी के काफी बड़े बड़े सपने थे। वो कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी, लेकिन जब सुशील शर्मा से वो जुड़ जाती है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी में जुड़ जाती है, सुशील शर्मा के साथ ही। उसके बाद दोनों काफी समय तक राजनीति में रहते हैं, लेकिन के नजदीक आने की वजह से सुशील और नैना गुपचुप तरीके से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दिल्ली मार्ग में एक लिविंग रूम में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, पति पत्नी बनकर। नैना काफी समय से सुशील से ये बात कहती है कि आप हम दोनों के रिश्ते को सबको बताओ कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन सुशील इस बात को छुपाता है। वो किसी को भी ये नहीं बताता कि नैना उसकी पत्नी है। इसी बात पर काफी समय से उन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहता है। दोनों एक साथ भी रहते हैं और दोनों में झगड़ा भी चलता रहता है, लेकिन सुशील पर नैना की बात का जरा सा भी असर नहीं होता। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। नैना पार्टी छोड़ देती है, कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है और फिर वो अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। सुशील के साथ रहते रहते उसे अपना पुराना क्लासमेट याद आता है, जिसका नाम मतलूब करीम था। नैना का पुराना दोस्त, उसका पुराना क्लासमेट। सुशील इस बारे में जानता था कि मतलूब नैना का पुराना क्लासमेट है, लेकिन सुशील को इस बारे में पता नहीं था कि आजकल नैना मतलूब से बात कर रही है। नैना मतलूब को अपने दिल की हर बात बता रही थी। उसने अपने और सुशील के रिश्ते के बारे में भी उसे बताया था कि सुशील ने उसके साथ किया क्या। पति पत्नी बनकर भी वो दुनिया से ये छुपा रहा है कि वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और पति पत्नी है, और इसी बात पर दोनों का लगातार झगड़ा चल रहा है। सुशील को एक दिन ये बात पता चल जाती है कि नैना मतलूब से बातें कर रही है। आजकल वो उससे ज्यादा फ्रेंडशिप कर रही है। कई बार सुशील ने नैना को इस बारे में कहा भी कि वो मतलूब से बात करना छोड़ दे। वो चिढ़ जाता था मतलूब के नाम से, लेकिन नैना अपना अकेलापन दूर कर रही थी क्योंकि मतलूब उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन क्या होता है, रात के कोई 10:30 बजे होते हैं। सुशील बाहर से नैना के पास आता है अपने फ्लैट पर। नैना फोन पर हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए मतलूब से ही बात कर रही थी। सुशील जब रूम में आता है तो नैना मतलूब से ही उस टाइम बात कर रही होती है। नैना फटाफट फोन काटती है और विस्की का ग्लास सुशील की तरफ बढ़ाती है। सुशील विस्की का ग्लास लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि नैना किसी से बात कर रही है। नैना इस बात को छुपा लेती है, वो सिर्फ कुछ नहीं बताती और विस्की का ग्लास रखकर दूसरे रूम में चली जाती है। सुशील को शक हो जाता है कि हो ना हो नैना मतलूब से ही बात कर रही थी। जब नैना दूसरे रूम में चली जाती है तो मतलूब फोन से रीडायल करता है। जब फोन रीडायल हो जाता है तो दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है। आवाज सुनते ही सुशील फोन काट देता है। सुशील समझ जाता है कि ये मतलूब ही था। सुशील को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो नैना को आवाज लगाकर उस पर हावी हो जाता है। उससे पूछता है कि आखिर मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुम मतलूब से बराबर बात कर रही हो और मुझसे छुपा भी रही हो कि तुम मतलूब से बात नहीं कर रही थी। नैना इस बात से इनकार कर देती है, कहती है कर रही थी या नहीं कर रही थी, तुम्हें इस बात से क्या लेना। जब तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते तो तुम्हारी मैं कोई बात क्यों मानूं। इस बात को लेकर दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि नैना अपनी पिस्टल निकालकर और एक सुसाइड नोट लिखते हुए ये कहती है कि मैं अब अपनी जान दे दूंगी, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है। सुशील उसे रोकता है, लेकिन नैना उसकी एक नहीं मानती। खैर दोनों शांत हो जाते हैं। सुशील उसे समझाकर बोलकर बालकनी की तरफ चला जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। सुशील भागा हुआ दोबारा बेडरूम की तरफ जाता है
देखता है कि नैना के हाथ में उसकी पिस्टल है और उसने गोली चलाई, लेकिन उस टाइम नैना मरी नहीं थी, उसने वो गोली हवा में चलाई थी, सिर्फ और सिर्फ सुशील को डराने के लिए। सुशील को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम पिस्टल से खेल रही हो, अगर ये गोली तुम्हें लग जाती तो? नैना कहती है कि जब मरना ही है तो डरना किस बात का, बस अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ। सुशील किसी तरह पिस्टल नैना से छीन लेता है और कहता है मरना है तो ठीक है। सुशील एक गोली चलाता है, नैना की गर्दन से गोली पार होते हुए दीवार में जाकर लगती है, तब भी नैना नहीं मरती। वो भी शायद एक डराने वाला वाकया था, शायद नैना बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुशील उसी समय दोबारा दूसरी गोली चलाता है, वो गोली सीधा नैना के दिमाग में जाके लगती है। फिर सुशील तीसरी गोली चलाता है, वो गोली नैना के गले में जाके लगती है और उसके बाद नैना धड़म जैसी फर्श पर गिर जाती है, खून ही खून कमरे में हो जाता है। सुशील देखकर घबरा जाता है कि उसने ये क्या किया, लेकिन फिर वो ये सब कुछ छोड़कर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके सोचने लगता है। और फिर उसके दिमाग में एक बात और आती है कि कहीं किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुनी। वो तुरंत बाहर जाता है, बालकनी से पहले झांक कर देखता है तो उसे ऐसा कुछ नहीं महसूस होता कि किसी ने गोली की आवाज सुनी। फिर वो बाहर जाता है, बाहर जाकर नीचे देखता है, इधर उधर देखता है, तब भी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी थी। उसके बाद वो मार्केट चला जाता है, वहां से कुछ पॉलिथीन बैग्स लेकर आता है और फिर घर में आकर पूरे बेडरूम की सफाई करता है वैक्यूम क्लीनर से, और उसके बाद वो नैना की लाश को किसी तरह पॉलिथीन बैग में बंद करके और गाड़ी को अपने गेट से लगाकर नैना की लाश को गाड़ी में किसी तरह रख देता है। वो नैना की लाश को ठिकाने लगाने की बार बार सोच रहा था कि आखिर वो उसे नाले में डाले, नदी में डाले, कहाँ फेंके, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा सुझाव नहीं आ रहा था। काफी टाइम तक वो दिल्ली में लाश को गाड़ी में लिए लिए घूमता रहता है। उसके बाद वो ITO के पुल पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि मैं लाश को ITO के पुल पर जाकर नदी में फेंक दूंगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर उसे काफी भीड़ दिखाई देती है। वो घबरा जाता है और फिर वो तुरंत वहां से निकलता है। उसके बाद वो अपने होटल की तरफ आता है। होटल जनपथ में था, अशोक यात्री निवास। वो वहां जाकर अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और तुरंत अपने होटल मैनेजर को फोन करता है। इसके बाद दोनों मिलकर लाश को होटल में लेकर आते हैं और अंदर लाने के बाद वो नैना की लाश को तंदूर पर रख देते हैं। तंदूर में थोड़ी बहुत आग थी क्योंकि इसमें पहले से ही रोटियां सिक रही थी, इसलिए तंदूर में आग थी, लेकिन आग बहुत धीमी थी। केशव क्या करता है, पुरानी रद्दी पेपर लाकर तंदूर में लगाता है। थोड़ी सी आग दहकती है, लेकिन इतनी आग नहीं दहक पाती कि वो लाश को जला सके। फिर सुशील केशव से कहता है कि फ्रिज में बटर की बट्टियां रखी हुई हैं, जाकर लेकर आओ। फ्रिज में 4-5 बटर बट्टियां रखी हुई थी। केशव भागकर उन्हें लेकर आता है और एक एक करके तंदूर में लगा देता है। जैसे ही वो एक बट्टी तंदूर में डालता है, आग दहक जाती है। उसके बाद वो एक के बाद एक बट्टी तंदूर में डालते रहते हैं और आग दहकती जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि आग दहकते दहकते चिमनी से पार हो जाती है और वो बाहर दिखाई देने लगती है। उसी बीच एक औरत उस आग को देखती है और आग आग चिल्लाने लगती है। वो औरत उसी इलाके में सब्जी बेचा करती थी। जब वो औरत उस आग को देखती है तो आग आग चिल्लाकर भागी दौड़ी चली जाती है उसी तरफ जिस तरफ आग लग रही थी। उसी बीच क्या होता है, पुलिस के 2 कांस्टेबल, एक अब्दुल नजीर कुंजू और दूसरा एक होमगार्ड जिसका नाम चंद्रपाल सिंह था, जनपथ में गश्ती पर निकले हुए थे। आवाज सुनकर उनकी नजर उसी टाइम उस औरत पर पड़ती है और वो देखते हैं कि आखिर ये औरत आग आग क्यों चिल्ला रही है। उसी के पीछे वे दोनों भी भागने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि ये आग तो अशोक यात्री निवास की तरफ लग रही है। दोनों के दोनों अशोक यात्री निवास की तरफ दौड़े चले जाते हैं। जब वो उधर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये आग बार के होटल में लग रही है। जब वो बार के होटल के मैनेजर के पास पहुंचते हैं
तो उससे पूछते हैं कि आखिर ये आग क्यों लग रही है। तो केशव कुमार बताता है कि होटल में कुछ पुरानी रद्दी पेपर काफी टाइम से जमा हो गए थे, इसलिए वो उसे तंदूर में जला रहे। पुलिस पूछती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आग तो इतनी ऊंची है कि आग को देखकर लग रहा है कि रद्दी पेपर नहीं, वहां कुछ और जल रहा है, चलो हटो, हमें देखने दो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर जल क्या रहा है। केशव किसी तरह बहाना मिलाकर उन्हें अंदर नहीं आने देता। पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस अपनी टीम को फोन करती है और उन्हें इस मंजर के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से पता लगाओ कि अंदर हो क्या रहा है, हम पहुंचते हैं। किसी तरह वे दोनों जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं होटल में। वहां जाकर देखते हैं कि तंदूर काफी भड़क रहा है, वहां पर आग लग रही है। सुशील कांस्टेबल को देखकर डर जाता है और किसी तरह वो वहां से भाग जाता है, लेकिन केशव कुमार, होटल का मैनेजर, उनके हाथ लग जाता है। केशव से वो पूछताछ करते हैं कि आखिर तंदूर में क्या जल रहा है और वो भागा क्यों। जैसे ही कांस्टेबल तंदूर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तो वहां पर वो नजारा कुछ और ही बता रहा था। वहां पर एक महिला की लाश जल रही थी। उसका जबाड़ा जला नहीं था, बाकी निचला हिस्सा काफी हद तक जल चुका था। उसका एक हाथ लटका हुआ था, जिससे ये पता लग रहा था कि ये लाश महिला की है। वो केशव से पूछते हैं कि कौन है ये। केशव बताता है कि और कोई नहीं, सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी है। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस टीम उसी दौरान वहां मौजूद हो जाती है। सभी के सब फटाफट आ जाते हैं और केशव को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर माजरा क्या था। केशव उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह सुशील लाश को होटल तक लाया और उसने किस तरह से होटल को खाली करवाया। उसके बाद उसी रात सुशील अपने दिल्ली के किसी नजदीकी दोस्त के पास रात को रुकता है और फिर अगली सुबह वहां से फरार हो जाता है। पहले वो बद्रीनाथ जाता है, वहां जाकर अपने सारे बाल मुंडवा देता है, यानी अपनी पहचान बदल देता है। उसके बाद वो वहां से चेन्नई चला जाता है, लेकिन किसी तरह पुलिस को ये पता लग जाता है कि सुशील चेन्नई पहुंच गया है। पुलिस उसका पीछा करते करते चेन्नई पहुंचती है। चेन्नई से पता लगता है कि वो बेंगलुरु पहुंच गया। फिर पुलिस बेंगलुरु से सुशील को पकड़ लेती है। सारा मामला सामने आ जाता है जब सुशील पकड़ा जाता है। सुशील सारी सच्चाई पुलिस को साफ साफ बता देता है कि आखिर क्यों उसने नैना साहनी को मारा। सुशील बताता है पुलिस को कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उससे प्यार करता था, लेकिन काफी समय से उन दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ चुका था कि नैना कुछ ज्यादा ही हद से बाहर हो गई थी। वो अपने करीबी दोस्त से इतनी घुल मिल गई थी कि वो उससे बात करना नहीं छोड़ रही थी। काफी बार मना करने के भी नैना उसकी बात नहीं मान रही थी और आखिरकार वो एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाती है। सुशील उसे मना करता है कि तुम इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन नैना उसकी इस बात को भी नहीं मानती और अपनी ही पिस्तौल से वो आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। सुशील का कहना होता है कि वो नैना को बचा ही रहा होता है, लेकिन नैना जब उसकी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तब अचानक से गोली चलती है और उसी गोली के चलने से नैना की मौत हो जाती है। लेकिन जबकि सच्चाई ये नहीं थी, सुशील ने जानबूझकर नैना से पिस्तौल लेकर उस पर गोली चलाई थी और उसने एक नहीं 3-4 गोली चलाई थी, जिससे नैना मूर्छित होकर अपने रूम में ही गिर जाती है और उसके बाद सुशील उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। दोस्तों, सुशील ने जो कुछ भी नैना के साथ किया वो गलत था और उसके बाद अपनी ही पत्नी को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाते हुए उसकी लाश को तंदूर पर रखने का जो विचार उसके दिमाग में आया, ये तो एक ऐसा दिल दहलाने वाला विचार था जिसे सुनकर हर इंसान की रूह कांप जाए। काफी समय के बाद नैना साहनी की जो केस की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद कोर्ट सुशील को 7 नवंबर सन 2003 को फांसी की सजा सुना देती है और उसके बाद केशव कुमार को सुशील का साथ देने पर 7 साल की सजा सुनाती है। सुशील अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज कराता है। वहां से उसे फांसी की सजा कैंसिल हो जाती है और फिर उम्र कैद हो जाती है। दोस्तों, सुशील ने अपनी पत्नी को मारकर उसे तंदूर में जलाने का जो कांड किया था,
वो एक छोटा मोटा कांड नहीं था, उस टाइम का बहुत बड़ा कांड था। आपसे गुजारिश है कि आजकल जो जनरेशन जमाना चल रहा है उसमें मारना मरना ये सब आसान बात है, लेकिन आप कोई ऐसा जुर्म ना करें जिससे आपको या आपके परिवार को कोई हानि पहुंचे। मैं हिना खान आपके लिए लाती रहूंगी फिर से एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना। तब तक आप हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस कहानी को लाइक करिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।